फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने मेंडल के दो लॉ देखे थे। मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल का सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस वीडियो में हम मेंडल का थर्ड लॉ देखेंगे, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, इसकी पहले की वीडियो में हमने देखा कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब हम एक ही कैरेक्टर को एक टाइम में कंसीडर करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब मेंडल ने सभी एक एक कैरेक्टर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया तो उसके बाद मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में यानी जानते ही हैं हम कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब एक साथ हम दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो पौधा लिया उसमें बस एक ही कैरेक्टर था, पौधा लंबा था, बाकी उसमें फूल नहीं थे, बीज नहीं थे, ऐसा नहीं था। उसमें सभी कैरेक्टर थे, सात के सातों कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया मेंडल ने मटर के पौधों में ऑब्जर्व किया था। तो वो सातों कैरेक्टर्स जो हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी थे, लेकिन मेंडल एक समय में एक ही कैरेक्टर पे फोकस करते थे। जैसे कि जब वो टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस कराते थे तो जो उनसे प्लांट बनता था तो वो बस यही देखते थे कि जो जितने भी पौधे बने हैं उनमें से कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं। उस समय वो मेंडल ये ध्यान नहीं देते थे कि उसमें जो फूल खिला है वो फूल रेड कलर का है कि वाइट कलर का है, उसमें जो कॉटिलिडन है उसका कलर कैसा है, येलो है कि ग्रीन है, या फिर जो उसमें और भी करेक्टर जैसे कि फूल की स्थिति क्या है, शीर्षक है कि अच्छी है। यानी करेक्टर सभी रहते थे, लेकिन मेंडल एक समय में बस एक ही करेक्टर को फोकस करते थे। तो जब एक समय में मेंडल एक ही करेक्टर को फोकस करते थे तो उसको हम कहते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने क्या किया, एक समय में उन्होंने दो कैरेक्टर ऑब्जर्व करने शुरू किए। यानी मेंडल ने अभी तक देख लिया कि दो एलील का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस आधार पर उन्होंने नियम निकाला कि जो एलील्स होते हैं, फर्स्ट लॉ में उन्होंने अपने बताया डोमिनेंस की कि एक एलील जो होता है वो एक एलील जो होता है दूसरे एलील पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भले ही एक समय के लिए साथ रहते हों, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के समय ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखा देते हैं फिर से। अब मेंडल ने क्या किया कि एक समय पे उन्होंने दो कैरेक्टर पे फोकस करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि दो कैरेक्टर आपस में कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इस समय उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक लिया कॉटिलिडन का कलर। कॉटिलिडन क्या होता है हम जानते हैं, बीज पत्र कहते हैं। और दूसरा इन्होंने लिया सीड का शेप। तो मटर का जो पौधा होता है उसमें जो होते हैं कॉटिलिडन दो कलर के होते हैं, एक होता है येलो और दूसरा होता है ग्रीन। और सीड का जो शेप होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है राउंड और दूसरा होता है रिंकल्ड। तो इन्होंने दो कलर लिए। यानी अब मेंडल क्या करेंगे, अब दोनों का ध्यान देंगे। यानी मेंडल जो पौधे में क्रॉस कराएंगे वो दो चीज उसमें देखेंगे कि कॉटिलिडन का कलर कैसा है और सीड का शेप कैसा है। तो आइए हम क्रॉस कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया जिसमें क्या था, हमने बताया कि येलो कलर क्या है, ग्रीन पे डोमिनेंट है, उसी कलर राउंड क्या है, रिंकल्ड पे कलर डोमिनेंट है। राउंड शेप यानी इस तरह का रहेगा, मटर जो रहेगा एकदम गोलाकार रहेगा, रिंकल्ड जो होता है कि झुर्रीदार होता है। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर मटर सूख जाने के बाद ऐसा हो जाता है। तो लेकिन मटर में क्या था, नॉर्मली दो तरह के सीड लगते थे। तो अब मेंडल ने क्या किया, एक डोमिनेंट प्लांट और एक रेसेसिव प्लांट के बीच क्रॉस कराया। यानी एक जो था प्लांट था उसमें गोल बीज होते थे और बीज का जो बीज पत्र होता था वो पीला कलर का होता था। तो ये हो गया गोल और पीला। और दूसरा होता था कि हरा और झुर्रीदार। सॉरी, हम इसको सही से लिखते हैं, पीला गोल, तो पीला और गोल। यानी बीज पत्र का रंग कैसा था, पीला, और बीज का शेप कैसा था, गोला। तो पीले के लिए हम क्या करते हैं, पीले के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैपिटल आर। और यहाँ दोनों एलील क्या थे, कैपिटल आर थे। ये दोनों एलील क्या थे, डोमिनेंट थे। और गोल में भी दोनों, सॉरी,
पीला और गोल। तो पीले के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं कैपिटल वाई। तो ये होमोजाइगस क्या था, डोमिनेंट था, पीला था। और यहाँ राउंड के लिए हम क्या लिखते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर यानी दोनों जीन क्या थे, डोमिनेंट थे। यानी ये क्या है, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों कैरेक्टर के दोनों एलील क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है। जबकि अगर हम बात करें हरा और झुर्रीदार की, तो हरा क्या है, एक कैरेक्टर है, और झुर्रीदार क्या है, दूसरा कैरेक्टर है। तो हम जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हरे के लिए भी 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम इसको लिखते हैं स्मॉल वाई क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है। और हम जानते हैं रेसेसिव कैरेक्टर तभी आता है जब होमोजाइगस क्या होते हैं, रेसेसिव एलील दोनों होते हैं। और उसी तरह हम झुर्रीदार के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल और स्मॉल आर लिखते हैं। यानी यहाँ क्या है, दोनों कैरेक्टर के दोनों एलील क्या हैं, डोमिनेंट है, और यहाँ दोनों एलील क्या हैं, रेसेसिव हैं। तो जब हम ऐसे प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अब यहाँ क्या है, एक कैपिटल वाई भी है और एक कैपिटल आर भी है, लेकिन स्मॉल वाई भी है, स्मॉल आर भी है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है और कैपिटल आर जो है स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। तो इस तरह हम कह सकते हैं F1 में जो होगा यही डोमिनेंट प्लांट ही बनेगा। यानी जो प्लांट बनेगा उसमें बीज पत्र का रंग कैसा होगा, पीला होगा, और सभी बीज कैसे होंगे, गोल होंगे। जैसा कि मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था तब भी उन्होंने देखा था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वही F1 जनरेशन में जाता है। और फिर जब मेंडल ने F2 जनरेशन में क्रॉस कराया था तब उन्होंने देखा था कि तब वहाँ उन्हें फिर उसके बाद जब उन्होंने F2 जनरेशन में देखा तो उन्होंने जब देखा था कि लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराया था तो F2 जनरेशन में उन्हें 3 लंबे पौधे मिले थे, उन्हें 1 बौना पौधा मिला था। तो मेंडल ने सोचा था कि यहाँ भी यही होगा कि उन्हें जब F2 जनरेशन में कराएंगे तो 3:1 के रेशियो में प्लांट मिलेंगे। 3 ऐसे प्लांट होंगे, 3 प्लांट ऐसे होंगे जो जिनमें बीज क्या होगा, पीला और गोल होगा। 1 प्लांट ऐसा होगा जो हरा और झुर्रीदार होगा। लेकिन यहाँ जो है उनको ये रिजल्ट नहीं मिला, उनको रिजल्ट मिलता है 9:3:3:3:1 के रेशियो में। यानी यहाँ ये 2 कैरेक्टर तो मिलते हैं, इसके अलावा उन्हें 1 कैरेक्टर और मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है उन्हें, आइए इसका कारण हम जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मेंडल को यही रेशियो मिलता, 3:1 का रेशियो ही मिलता, अगर तब कि जब यहाँ पर 2 तरीके के गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कैपिटल आर, और अगर इसका गैमेट जो बना था वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना था, और इसका जो गैमेट था स्मॉल वाई और स्मॉल आर था, जो ये फ्यूज करते हैं तो एक तरीके का ये प्लांट बन जाता है। तो अगर यहाँ भी इसी तरह के गैमेट्स बनते तो फिर यही पॉसिबिलिटी होती है, अगर कैपिटल वाई और कैपिटल आर बनता और स्मॉल वाई और स्मॉल आर गैमेट बनता, यानी जैसे पहले गैमेट बने थे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 2 तरह के नए गैमेट बनते हैं। एक होता है कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाता है, और दूसरा क्या होता है कि स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ जाता है। यानी गैमेट 2 तरह के न बन करके गैमेट 4 तरह के बनते हैं। तो इसीलिए रेशियो 3:1 न हो करके रेशियो हो जाता है 9:3:3:1। तो ये 4 तरह के गैमेट्स कैसे बनते हैं इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये 4 तरह के गैमेट्स क्यों बनते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो प्लांट है हेटेरोजाइगस प्लांट है। आइए इसको समझते हैं। इसके हर जीन में, हर सेल्स के जीन में जो होगा यही जीनोटाइप होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो अगर हम यहाँ इसका क्रोमोसोम ड्रॉ करें तो इस तरीके से होगा। क्रोमोसोम हमने बताया कि हमेशा क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो ये इसके क्रोमोसोम्स हो गए। अब हम मान के चलते हैं ये दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पे क्या है, मान लेते हैं ये पहला क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो पहले क्रोमोसोम पर जो है वो कोटिलीडन के कलर का जीन है।
तो हम जानते हैं कि कोटिलिडन जो जीन इस पे होता है वही जीन इस क्रोमोसोम पे भी होता है, इसके पेयरिंग क्रोमोसोम पर भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ क्या हो डोमिनेंट हो तो यहाँ भी डोमिनेंट हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके पास दो प्रकार के जीन है, एक पे कैपिटल वाई है, एक पे स्मॉल वाई है। तो ऐसे भी यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, मैं यही इसका बना रही हूँ। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप हो गया। तो इसके पहले क्रोमोसोम पर हम मान लेते हैं कि क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, और दूसरे क्रोमोसोम पर क्या है, दूसरे क्रोमोसोम पर बीच के शेप का जीन है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अब हम जानते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो होते ये गुणसूत्र की जो पेयरिंग्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे ये सेल से अगर इससे 2 गैमेट्स बनने हैं, वैसे तो गैमेट्स 4 बनते हैं, मैं आपको 2 बनाकर दिखाती हूँ। पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी कि यहाँ एक तो ये होगा कि कैपिटल वाई यहाँ आ गया। अब कैपिटल वाई आ गया तो कैपिटल वाई के साथ, अब इसके साथ जो है, इसके साथ ये तो आएगा ही नहीं। अब इसके साथ या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। तो कैपिटल वाई के साथ यहाँ पर कैपिटल आर आ गए, एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाए गैमेट में। तो यहाँ कैपिटल वाई के साथ क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। तो यहाँ जो बना गैमेट बना उसमें कैपिटल वाई जीन है और कैपिटल आर जीन है, और यहाँ जो गैमेट बना उसमें कैपिटल वाई जीन है लेकिन स्मॉल आर जीन है। यानी यहाँ पर जो है पीले कलर वाला और गोल बीज वाला जीन है, लेकिन यहाँ पीले कलर वाला और झुर्रीदार बीज वाला जीन है। इसके साथ अब अगर हम ये देखें, एक कि जो स्मॉल वाई है तो एक क्रोमोसोम में ये गया, ठीक, एक गैमेट में ये गया और दूसरे गैमेट में ये जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा। तो यहाँ स्मॉल वाई हो गया। अब इसके साथ भी यही पॉसिबिलिटी है कि अब इसके साथ या तो ये भी आ सकता है या इसके साथ ये भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि ये दोनों क्या हुए, अलग अलग सेल्स में चले गए, ठीक, ये कैपिटल वाई अलग सेल में चला गया, ये स्मॉल वाई अलग सेल में चला गया। ऐसे ये भी क्या होंगे, अब डिवाइड करेंगे तो ये भी एक इस सेल में आएगा, एक इस सेल में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इस सेल में आए या ये इस सेल में आए, ये लोग किसी भी सेल में जा सकते हैं, किसी भी गैमेट्स में जा सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, उसी तरह स्मॉल वाई के साथ क्या होंगे, यहाँ स्मॉल वाई के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल आर जी आ जाएगा, कैपिटल आर। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ क्या हो, स्मॉल वाई हो और स्मॉल आर हो। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गए कि स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के गैमेट्स मिल गए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो। मैंने कहा कि जब गैमेट्स बनती हैं, अगर मान लेते हैं ये कोई जीव है जिसमें 2 ही पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो गैमेट के निर्माण के समय जो गैमेट्स बनता है उससे जो होते हैं एक एक पेयर क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम से आ जाते हैं। यानी ये एक पेयर है और एक पेयर है, तो एक गैमेट्स में जब भी होंगे 2 ही क्रोमोसोम होंगे। अगर सेल में 4 क्रोमोसोम है तो गैमेट्स में जो होंगे 2 ही क्रोमोसोम है, एक इस पेयर से आएंगे और एक इस पेयर से आएगा। तो हमने मान लिया कि एक क्या हो गया, इस पेयर से कैपिटल वाई आ गया, तो अब दूसरे पेयर से जो दोनों में से कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इस पेयर से ये वाला आया हो तो इस पेयर से भी ये वाला ही आएगा। तो इस प्रकार से नए नए कॉम्बिनेशन बन करके 4 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं। यानी कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, उसी तरह स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं। 4 प्रकार के इसी प्रकार से फीमेल में भी गैमेट बन जाते हैं और 4 प्रकार से इसी प्रकार मेल्स में भी गैमेट बन जाते हैं। इसीलिए जो रेशियो 9:3 आता था, क्योंकि वहाँ पर 2 ही प्रकार के गैमेट बनते थे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या है 4 प्रकार के गैमेट्स बन जा रहे हैं। आइए अब हम इनका फ्यूजन कराते हैं और देखते हैं कि हमें 9:3:1 रेशियो कैसे मिलता है। तो आइए फ्रेंड, अब हम एक पीला और गोल बीज और हरे और झुर्रीदार बीज के बीच क्रॉस कराते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें सभी पौधे कैसे मिलते हैं, पीले और गोल वाले। अब इनसे 4 प्रकार के हमें गैमेट्स मिलते हैं। तो आइए इन 4 प्रकार के गैमेट्स का हम फ्यूजन करके देखते हैं।
यहाँ इधर हम लिखेंगे 4 प्रकार के फीमेल गैमेट और इधर हम लिखेंगे 4 प्रकार के मेल गैमेट। 1 2 3 और 4। उसी प्रकार के 4 हम इधर भी ले लेते हैं। 1 2 3 और 4। ठीक, तो यहाँ हम जीन लिख देते हैं। तो यहाँ होगा एक प्रकार का, हमने ये बताया कि क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, या फिर कैपिटल वाई। यही चीज़ हम यहाँ जस्ट इसके सामने लिखेंगे ताकि हमें सही से रेशियो प्राप्त हो सके। स्मॉल आई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं। तो जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो जाहिर सी बात है हमें कैपिटल वाई मिलेगा। यहाँ पर भी हम क्रॉस कराएंगे तो वही होगा कैपिटल आर, लेकिन एक हमें क्या मिलेगा, यहाँ स्मॉल वाई रहेगा। तो यहाँ एक कैपिटल वाई मिलेगा, एक स्मॉल वाई मिल जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई रहेगा, हाँ कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर हो जाएगा। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी तरह कैपिटल वाई। फिर उसके बाद देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी तरह हम यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो आइए हम देखते हैं कि अब इसमें जो पौधे मिलेंगे वो कैसे होंगे। तो हमें तो पता है कि जो पौधा होगा उसमें वो पीला गोल कब होगा, वो पीला और गोल कब होगा, जब उसमें कम से कम क्या हो, एक कैपिटल वाई हो और एक कैपिटल आर हो। यानी जब उसमें एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर हो तब बीज कैसा होगा, पीला और गोल होगा। उसी तरह अगर हम देखें बीज क्या हो, हरा और झुर्रीदार कब होगा, हरा और झुर्रीदार कब होगा, जब उसमें क्या हो, दोनों जीन स्मॉल आर हो, तभी जाकर के बीज क्या होगा, झुर्रीदार होगा। और दोनों जीन रेसेसिव हो तब जाकर के बीज क्या होगा, हरा होगा। तो फ्रेंड्स हमें पीला और गोल और हरा और झुर्रीदार जैसे पेरेंट थे उनकी तरह ये बीज तो मिलते हैं, लेकिन दो और नए तरह के कैरेक्टर्स प्लांट में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी तक क्या था, पीला अगर कॉटिलिडन था तो गोल बीज हो सकता था, और कॉटिलिडन अगर हरा होता था तो बीज कैसा होता था, झुर्रीदार होता था। लेकिन मेंडल को दो नए कैरेक्टर वाले पौधे मिले, यानी जिनमें बीज क्या था, तो बीज के कॉटिलिडन का कलर पीला था लेकिन बीज गोल न होकर के बीज झुर्रीदार था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पीला और झुर्रीदार। तो हम जानते हैं कि पीला क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर इसका एक भी एलील रहेगा तो बीज कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लेकिन झुर्रीदार होने के लिए दोनों एलील को जो क्या होना होगा, रेसेसिव होना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर होगा, तब जाकर के बीज कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। यानी यहाँ पर एक कैपिटल वाई होना चाहिए, दूसरा क्या होना सकता है, दूसरा जो है स्मॉल वाई भी हो सकता है। यानी एक जीन डोमिनेंट हो दूसरा जीन रेसेसिव हो या ना हो, बीज तो पीला होगा ही। लेकिन झुर्रीदार होने के लिए दोनों जीन क्या होने चाहिए, रेसेसिव होने चाहिए। उसी तरह एक कैरेक्टर और भी मिलता है
कि बीज जो है वो जैसे कि पीला के साथ झुर्रीदार है, वैसे ही हरे के साथ बीज गोल हो जाता है। यानी बीज का कोटिलेडन का कलर हरा होगा, लेकिन बीज का शेप जो होगा वो गोल होगा। यानी अब यहाँ पर एक रेसिस्टिव कैरेक्टर, एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है। तो हरा कब होगा? जब हरे का दोनों जीन क्या होगा? रेसेसिव होगा। और गोल कब होगा? जब एक कैपिटल आर कम से कम रहना चाहिए, दूसरा चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने ऐसे बीज वाले ऐसे प्लांट बने जिनमें बीज क्या हो? पीला और गोल हो। तो पीला और गोल के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई कि दोनों में से कम एक एलील क्या होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यानी दोनों ही एलील यानी चारों ही एलील क्या है? डोमिनेंट है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बीज पीला और गोल होगा ही। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, यानी एक जीन डोमिनेंट है और एक जीन रिसेसिव है, तो तब भी बीज क्या होगा? गोल ही होगा, झुर्रीदार होगा ही नहीं। यानी ये भी गोल और पीला, ये भी गोल और पीला, ये भी गोल और पीला। हम इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखिए ये नहीं होगा, ये गोल तो होगा लेकिन पीला नहीं होगा, क्योंकि पीला होने के लिए हमने क्या कहा था कि पीला होने के लिए कम से कम एक डोमिनेंट जीन होना चाहिए, यानी एक कैपिटल वाई होना चाहिए। और यहाँ दोनों वाई क्या है? स्मॉल, यानी दोनों जीन क्या है? रेसेसिव है। तो ये बीज पीला ना होकर के कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। लेकिन देखिए ये गोल और पीला होगा, यानी 7, ये भी नहीं होगा, 8 और 9। सॉरी, यहाँ जो होगा हमें तो आइए फ्रेंड अब हम काउंट करते हैं कि कितने बीज जो हैं वो पीला और गोल बने। पीला और गोल के लिए जैसा कि मैंने कहा कम से कम एक जीन क्या होना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जीन डोमिनेंट है, तो ये पीला और गोल बनेगा ही। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इसमें दोनों में से एक ही जीन डोमिनेंट है, तो भी ये पीला बनेगा, सॉरी गोल बनेगा। तो आइए इसको काउंट करते हैं कि कितने पीले और गोल बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 7, ये 8 और ये 9। तो इस प्रकार से 9 ऐसे बनेंगे जो पीला और गोल होंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी में क्या है? एक एक जीन जो है डोमिनेंट है। ठीक। और आइए अब देखिए हरा और झुर्रीदार कितना बनेगा। हरा और झुर्रीदार केवल एक ही बनेगा, तो ये 1 हो गया। और पीला और झुर्रीदार का क्या मतलब है कि एक जो जीन होगा उसका एक एलील में केवल दोनों डोमिनेंट हो सकता है या एक ही डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला जीन होगा उसका दोनों ही क्या होना चाहिए? रिसेसिव होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी दोनों ही जीन क्या है? रिसेसिव है। तो ये बीज कैसा बनेगा? ये बीज जो होगा हमारा झुर्रीदार होगा, लेकिन कैसा होगा? पीला होगा, क्योंकि एक कैपिटल वाई है। तो 3 प्लांट ऐसे बन गए। और हरा के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों जीन क्या होना चाहिए? रेसेसिव होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक कंडीशन एक हमें यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, या एक यहाँ दिख रही है। तो 3 ऐसे बनेंगे जो हरा और गोल बनेंगे। तो 9 क्या है? 9 में 9 ऐसे बीज हैं जिनमें दोनों जीन का एक एक एलील क्या है? डोमिनेंट है। 3 ऐसे हैं कि दोनों जीन का एक एलील क्या है? दोनों जीन में एक जीन का एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा एलील जो है डोमिनेंट और या रेसेसिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जीन है उसके दोनों ही एलील क्या है? रेसेसिव हैं। उसी तरह बाकी जो तीसरे हैं उसमें एक जीन है जो उसके दोनों एलील रेसेसिव हैं। तो इस प्रकार से हमको 9:3:1 के रेशियो में प्लांट मिलते हैं। ये देखते हैं कि मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला। तो मेंडल ने जब प्लांट में ब्रीड कराया था तो प्लांट थे 2 ही प्रकार के थे, पीला गोल और हरा झुर्रीदार। लेकिन उनको क्या है? 2 नए कैरेक्टर मिले, पीला और झुर्रीदार और हरा और गोल।
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने पहले ही बताया कि 4 तरह के गैमेट्स बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ऐसे 4 प्रकार के गैमेट्स बने, इसीलिए इनको इतने प्रकार के पौधे मिले, नए नए तरह के संयोजन हुए और नए तरह के पौधे मिले। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि जो 2 जीन्स होते हैं, जो 2 जीन हो गए, एक क्या होगा, ये कलर का जीन हो गया और ये शेप का जीन हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो कलर के जीन्स होते, जो 2 जीन्स होते हैं, उनके जो एलील्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी एलील के साथ जाने के लिए। जैसे कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई का जीन यानी जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा डोमिनेंट जीन के ही साथ जाए गैमेट में। जैसे कि इसके पहले के मैंने वीडियो में बताया कि कैपिटल वाई जो है वो किसके साथ, कैपिटल आर के साथ भी गैमेट्स में जा सकता है, या कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जीन में जा सकता है। यानी जो एलील्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट जो है डोमिनेंट के साथ ही रहेगा, रेसेसिव के साथ ही रहेगा। किसी करेक्टर का जो है डोमिनेंट एलील किसी दूसरे करेक्टर के रेसेसिव एलील के साथ भी गैमेट्स में जा सकता है। इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपीवन का नियम। यानी एक जीन के जो एलील्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो दूसरे जीन के जो किसी भी एलील के साथ जा सकते हैं, चाहे डोमिनेंट के साथ चाहे रेसेसिव के साथ। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।